दी ओपन माइक में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसी लगती है। बिल्कुल, मतलब जरा उस इंसान की कल्पना कीजिए जिसकी पूरी पेशेवर जिंदगी वित्तीय हेराफेरी पकड़ने में गुजरी हो। एक ऐसा व्यक्ति जो हर रोज दस्तावेजों की गहराई में जाकर सच और झूठ का फासला तय करता है। एक टैक्स अधिकारी जिनका काम ही धोखाधड़ी पकड़ना है। सही कहा। अब सोचिए कि वही इंसान जो खुद एक विशेषज्ञ है, वो अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगभग 31 लाख रुपए एक सड़क किनारे बैठे ऐसे व्यक्ति को सौंप देता है जो एक तोते के जरिए भविष्य बताने का दावा करता है। बाप रे, 31 लाख! ये विरोधाभास किसी को भी चौंका सकता है ना? बिल्कुल। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी डिग्रियां, हमारी पेशेवर ट्रेनिंग हमारे दिमाग के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देती है जिसे कोई अंधविश्वास या कोई जालसाज नहीं भेद सकता। पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, क्योंकि जब इंसान के अंदर का डर, उसकी कोई गहरी असुरक्षा हावी होती है ना, तो वो सुरक्षा कवच एक पल में टूट जाता है। यहाँ तक कि सबसे तेज दिमाग भी बुनियादी गलतियां कर बैठता है। और इसी मनोविज्ञान को परत दर परत समझने के लिए चलिए इन सभी पहलुओं को खोलकर समझते हैं। जी बिल्कुल। हमारी आज की पूरी चर्चा सौनक मुखोपाध्याय द्वारा लाइव मिंट में लिखे गए एक बेहद विस्तृत लेख पर आधारित है। लेख का शीर्षक है द टैक्स ऑफिसर एंड द रोड साइड एस्ट्रोलॉजर। बहुत ही शानदार लेख है वो। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक अपराध की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे उच्च शिक्षित लोग भी ठगे जाते हैं और कैसे नए बीएनएस कानून इस तरह के अपराधों से निपटते हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि से। लेख के अनुसार पीड़ित का नाम वी सत्यनारायण है, जो इनकम टैक्स विभाग में एक नॉन गैजेटेड सरकारी अधिकारी हैं। देखिए, एक नॉन गैजेटेड अधिकारी होने का मतलब है कि वे सीधे तौर पर विभाग के कामकाज और प्रक्रियाओं से गहराई से जुड़े रहे होंगे। उनका रोजमर्रा का काम ही कागजी सबूतों पर आधारित होता है। और यही बात इस मामले को इतना दिलचस्प बनाती है। दिसंबर 2025 से 4 मार्च 2026 के बीच बेंगलुरु के भारती नगर इलाके में श्री सर्कल के पास सेंट जॉन्स रोड पर इस अधिकारी की मुलाकात शेखर नाम के एक व्यक्ति से होती है। अच्छा। शेखर सड़क किनारे बैठकर गिली शास्त्र यानी तोता ज्योतिष का काम करता था। लेकिन शेखर का दावा आम ज्योतिषियों से थोड़ा अलग था। वो कैसे? उसका कहना था कि उसे भविष्य बताने के लिए किसी की जन्म कुंडली या हाथ की लकीरों की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ व्यक्ति का चेहरा देखकर उसका पूरा भविष्य पढ़ सकता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि सड़क किनारे बैठकर भविष्य बताने का ये दावा वास्तव में मनोविज्ञान की एक बहुत पुरानी तकनीक है। कौन सी तकनीक? जिसे हम कोल्ड रीडिंग कहते हैं। मतलब धोखेबाजों को किसी जादुई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बस इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की महारत हासिल होती है। चलिए इस कोल्ड रीडिंग वाले हिस्से को थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि शेखर का ये दावा मुझे बिल्कुल इंटरनेट के उन टारगेटेड विज्ञापनों की तरह लगता है। हाँ, वो तो है। मतलब जैसे कोई एल्गोरिथम आपकी सर्च हिस्ट्री देखकर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ लेता है और आपको ठीक वही विज्ञापन दिखाता है जिस पर आप क्लिक करने को मजबूर हो जाएं। पर शेखर के पास कोई इंटरनेट तो था नहीं, तो उसने डेटा कैसे जुटाया? उसने वो डेटा अधिकारी के चेहरे, उनकी चाल और उनके हाव भाव से जुटाया। अच्छा। कोल्ड रीडिंग में जालसाज बहुत सूक्ष्म चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे क्या व्यक्ति के कंधे थके हुए लग रहे हैं, क्या उसकी आंखों के नीचे चिंता के कारण डार्क सर्कल हैं। जो शेखर ने अधिकारी को देखा होगा तो उसने ये सभी माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ लिए होंगे और इसी के आधार पर उसने अपना पहला पासा फेंका। उसने तुरंत अधिकारी के दिमाग में ये बात डाल दी कि वे अपने जीवन के एक बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कठिन दौर, ये तो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो किसी पर भी चल सकता है। बिल्कुल। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं एक कठिन दौर से गुजर रहा हूं तो मेरा दिमाग तुरंत मेरी जिंदगी की 10 अलग अलग परेशानियों को सामने लाकर रख देगा। सही कहा आपने। इसे मनोविज्ञान में बार्नम इफेक्ट भी कहते हैं। बार्नम इफेक्ट? हाँ, जहां लोग बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट बयानों को पूरी तरह से अपने लिए सटीक मान लेते हैं, और जैसे ही अधिकारी ने शेखर की बात पर विश्वास किया, शेखर ने तुरंत एक समाधान पेश कर दिया। समाधान के नाम पर उसने 50,000 रुपए की एक विशेष पूजा सुझाई, राइट? जी हाँ, 50,000 रुपए की विशेष पूजा।
और हैरान करने वाली बात यह है कि एक टैक्स अधिकारी जो पैसों के लेन देन को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए, उसने ठीक 1 हफ्ते बाद वो 50,000 की रकम चुका भी दी। ये दर्शाता है कि अधिकारी उस समय कितने ज्यादा मानसिक दबाव में रहे होंगे। मतलब पहली मुलाकात में ही इतनी बड़ी रकम एक अनजान व्यक्ति को दे देना। ये वो पहला कदम था जहां अधिकारी ने अपना तार्किक नियंत्रण खोना शुरू किया। देखिए, जब इंसान तनाव में होता है तो उसका दिमाग एक क्विक फिक्स ढूंढता है। 50,000 देकर उन्हें लगा होगा कि उन्होंने अपनी परेशानी का इलाज खरीद लिया है। लेकिन लेख बताता है कि पहली पूजा के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। शेखर ने महसूस कर लिया था कि उसने एक बहुत बड़ी मछली फंसा ली है। उसने अधिकारी के सामने एक अधिक शक्तिशाली पूजा का प्रस्ताव रखा, करियर की ग्रोथ और प्रमोशन के लिए। पर दिलचस्प बात यह है कि शुरू में अधिकारी ने इस दूसरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। हाँ, उनका दिमाग शायद उस समय काम कर रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अधिकारी के काम से जुड़ा एक पेंडिंग ट्रांसफर उनके सामने आ खड़ा होता है। और बस वही ट्रिगर पॉइंट था। हाँ, इस ट्रांसफर से घबराकर वे खुद वापस शेखर के पास जाते हैं। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़े तो हमें ये समझना होगा कि एक पेंडिंग ट्रांसफर जैसी चीज इंसान के दिमाग पर क्या असर डालती है। सरकारी नौकरी में तबादला एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कर्मचारी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की कमी के रूप में देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति अचानक खुद को बेबस महसूस करता है तो वो किसी भी ऐसे चमत्कार पर विश्वास करने को तैयार हो जाता है जो उसे ये महसूस कराए कि हालात अब भी उसके नियंत्रण में है। मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति हताश है, लेकिन फिर भी क्या उस हताशा का स्तर इतना अधिक हो सकता है कि वो अपनी पूरी पेशेवर ट्रेनिंग ही भूल जाए? हाँ, ये सोचना लाजमी है। मतलब एक कर विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें पता है कि बिना किसी कानूनी कागजात के बड़ा लेनदेन नहीं किया जाता। जब शेखर ने इस शक्तिशाली पूजा के लिए घर के सारे सोने और चांदी के गहने लाने की मांग की और कहा कि अनुष्ठान के बाद सब वापस कर देगा, हाँ, तो क्या अधिकारी के दिमाग में एक भी खतरे की घंटी नहीं बजी? देखिए, अगर हम इसके पीछे के तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस को देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। जब इंसान अत्यधिक तनाव में होता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है। अच्छा। इस हार्मोन का सीधा असर हमारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर पड़ता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो गणित, तर्क और भविष्य के परिणामों का आकलन करता है। तो ये कॉर्टिसोल उसे बंद कर देता है? लगभग शट डाउन कर देता है और दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो अस्तित्व के डर से जुड़ा है। उस पल में वो व्यक्ति एक टैक्स अधिकारी था ही नहीं, वो बस एक डरा हुआ इंसान था। बाप रे! और यहाँ पर एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मुझे लागू होता हुआ नजर आ रहा है, संक कॉस्ट फैलेसी, जो हमारी इस चर्चा की रूपरेखा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब जब हम किसी चीज में पैसा या समय निवेश कर देते हैं तो हमारे लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर आप किसी खराब फिल्म की टिकट खरीद लें और आधे घंटे बाद ही आपको पता चल जाए कि फिल्म बकवास है, फिर भी आप पूरी फिल्म देखते हैं क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं। एकदम सही। अधिकारी के मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने पहले ही 50,000 रुपए शेखर को दे दिए थे। उनका दिमाग अवचेतन रूप से ये मान चुका था कि मैंने निवेश कर दिया है, अब मुझे इसके परिणाम तक पहुंचना ही होगा। अगर वे बीच में रुक जाते तो उन्हें ये स्वीकार करना पड़ता कि वे बेवकूफ बन गए और उनके 50,000 डूब गए। इस संक कॉस्ट के फंदे ने उन्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। यही कारण है कि धोखेबाज हमेशा शुरुआत में एक छोटी मांग करते हैं। वे पहले आपको संक कॉस्ट के जाल में फंसाते हैं और फिर अपना सबसे बड़ा दांव खेलते हैं। और वो सबसे बड़ा दांव 20 फरवरी 2026 को खेला गया। हाँ, ये वो दिन था जब अधिकारी ने अपना सब कुछ शेखर के हाथों में सौंप दिया। और यहाँ आके कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि लेख में विशेष रूप से बताया गया है कि ये वो दिन था जब अधिकारी का परिवार घर से बाहर गया हुआ था। शेखर ने गहने लेने के लिए इसी दिन को क्यों चुना? जालसाज इसे आइसोलेशन टैक्टिक कहते हैं। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही उन्होंने शिकार के तार्किक दिमाग को सुन कर दिया हो, लेकिन शिकार के परिवार का दिमाग अभी भी काम कर रहा है। हाँ, जाहिर है। अगर उस घर में अधिकारी की पत्नी मौजूद होती तो वे निश्चित रूप से सवाल उठाती। वे पूछती कि आप घर का सारा सोना एक अनजान ज्योतिषी को एक झोले में डालकर क्यों दे रहे हैं?
शेखर कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता था जहां कोई तार्किक सवाल पूछने वाला व्यक्ति उसकी योजना पर पानी फेर दे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये महज एक संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी डकैती थी। अकेलेपन का फायदा उठाते हुए सत्यनारायण ने लगभग 194 ग्राम सोने के गहने, जिनमें एक कीमती हार, झुमके और एक ब्रेसलेट शामिल था। और उसके साथ ही लगभग 1.3 किलो चांदी के गहने भी। हाँ, कुल मिलाकर ये संपत्ति 31 लाख रुपए से ज्यादा की थी। बाप रे। शेखर ने वो बैग लिया और कहा कि पूजा के बाद अगले दिन आकर ये गहने वापस ले जाना। और जिस क्षण वो बैग अधिकारी के हाथों से शेखर के हाथों में गया, उसी क्षण पूरे खेल का नियंत्रण बदल गया। बिल्कुल। अब तक जो व्यक्ति एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा था, उसके पास अब वो सब कुछ आ चुका था जो उसे चाहिए था। और अगले दिन से वो हुआ जो ऐसे मामलों की स्थापित पटकथा होती है। टाल मटोल शुरू हो गई होगी। हाँ, जब अधिकारी अपने गहने वापस लेने गए तो शेखर ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि अनुष्ठान अभी पूरा नहीं हुआ है, पूजा अभी चल रही है। कुछ दिन तक ये चलता रहा। फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया। और कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तब सामने आया जब शेखर ने उल्टा अधिकारी और उनके परिवार को धमकियां देनी शुरू कर दी। जो व्यक्ति शांति का रास्ता दिखा रहा था, वो अचानक एक अपराधी बन गया। जी, आज की स्थिति यह है कि शेखर अपना ठिकाना छोड़कर फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बिंदु पर आकर अधिकारी के दिमाग का वो कॉर्टिसोल का स्तर कम हुआ होगा और उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वापस सक्रिय हुआ होगा। जब भावनाएं शांत होती हैं, तब इंसान को उस कड़वे सच का सामना करना पड़ता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। और उसी कड़वे सच का सामना करते हुए अधिकारी ने भारती नगर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो अब ये मामला पुलिस के हाथों में है। हाँ, और चूंकि अब हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली बदल चुकी है, तो ये मामला पुराने आईपीसी के तहत नहीं बल्कि नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इन नए कानूनों को समझना इस चर्चा का एक बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि ये सिर्फ सजा नहीं तय करते बल्कि अपराध की प्रकृति को भी परिभाषित करते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? मैं इस कानूनी हिस्से को लेकर थोड़ा उत्सुक हूँ। बताइए, क्या सवाल है आपका? देखिए, शेखर पर बीएनएस की 4 मुख्य धाराएं लगाई गई हैं। सबसे बड़ी धारा है बीएनएस 318 सबसेक्शन 4, जिसे धोखाधड़ी या एग्रेवेटेड चीटिंग कहा गया है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर मैंने अपनी मर्जी से किसी को अपना सोना दे दिया है, तो ये चोरी कैसे हुई? पुलिस इसे गंभीर धोखाधड़ी क्यों मान रही है? यह कानूनी दर्शन का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड इज नॉट वैलिड कंसेंट। मतलब धोखे से ली गई सहमति नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोलकर, भ्रम पैदा करके या मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर आपसे कोई चीज ली है, तो वो सहमति मानी ही नहीं जाएगी। अच्छा। बीएनएस 318(4) के तहत ये एक साधारण चोरी नहीं है। जब कोई जेब खतरा आपकी जेब काटता है, तो वो बस आपका सामान चुराता है। लेकिन शेखर ने अधिकारी के मन में एक काल्पनिक डर पैदा किया, झूठे अनुष्ठान का लालच दिया और फिर उनकी संपत्ति हड़प ली। ये योजनाबद्ध मनोवैज्ञानिक हेरफेर है, इसीलिए इसे गंभीर माना जाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत सी चीजों को साफ कर देता है। इसके बाद एक और गंभीर धारा लगाई गई है, बीएनएस 316 सबसेक्शन 2, जो आपराधिक विश्वासघात या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से जुड़ी है। इसमें 5 साल तक की सजा है। क्या ये धोखाधड़ी से अलग है? हाँ, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। विश्वासघात तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी आपको सौंपता है। जैसे अधिकारी ने गहने सौंपे थे। सही कहा। यहाँ एक तरह का भरोसे का रिश्ता बन जाता है। अधिकारी ने शेखर को वो सोना हमेशा के लिए नहीं दिया था, उन्होंने अनुष्ठान के लिए उसे सौंपा था, इंटरेस्ट किया था। बिल्कुल। जब शेखर ने उस भरोसे को तोड़कर संपत्ति को अपने लिए रख लिया, तो उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ये धारा बताती है कि समाज में आपसी विश्वास को तोड़ना आर्थिक नुकसान से भी बड़ा अपराध है। और इसके साथ ही जब अधिकारी ने गहने वापस मांगे तो शेखर ने उन्हें धमकियां दी। उसके लिए 2 और धाराएं जोड़ी गई हैं, बीएनएस 351(2) जो आपराधिक धमकी के लिए है, और बीएनएस 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के लिए।
दोनों में 2 साल की सजा है। ये दोनों धाराएं हमें ये बताती हैं कि कानून सिर्फ आपके भौतिक सामान की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि आपकी मानसिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। एक धोखेबाज जब पकड़ा जाने लगता है तो वो अक्सर हिंसा या धमकी का सहारा लेता है ताकि शिकार डरकर पीछे हट जाए। तो इन सभी कानूनी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के बाद अगर हम इस पूरी घटना का एक सार निकालें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अधिकारी के पास वित्तीय ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनका 31 लाख का नुकसान अज्ञानता के कारण नहीं हुआ, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने की उस बेकाबू चाहत के कारण हुआ जिसने उनके सारे तार्किक ज्ञान को लकवा मार दिया था। सही कहा। ये मामला हम सभी के लिए एक दर्पण है। ये हमें याद दिलाता है कि जालसाज हमारी जानकारी की कमी पर हमला नहीं करते, वे हमारे डर और हमारी असुरक्षाओं पर हमला करते हैं। और इसी विचार के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा और शायद थोड़ा बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हम अपनी शिक्षा और डिग्रियों पर बहुत गर्व करते हैं। हम मानते हैं कि हमारा आधुनिक शिक्षा तंत्र हमें तार्किक बनाता है। हाँ, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर आंकड़ों के बीच जीता है, जो दूसरों की धोखाधड़ी पकड़ता है, वो भी अपनी अनिश्चितता के डर के आगे अपने ही घर का खजाना एक सड़क किनारे बैठे अजनबी को सौंप सकता है? तो क्या हमारा ये पूरा शिक्षा तंत्र वास्तव में हमें हमारी आंतरिक असुरक्षाओं से लड़ना सिखा रहा है, या फिर भविष्य के डर के सामने हमारा सारा तर्क, हमारा सारा ज्ञान एक पल में धराशायी हो जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को समझने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ उन्हें छिपाने के लिए। शायद हमें अपनी डिग्रियों के साथ साथ अपने डर का ऑडिट करना भी सीखना होगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और खुद से सवाल पूछते रहिए।